Okay, rule number which were rule number 2 we have finished. Okay. रूल नंबर 1 एंड 2 मेरे ख्याल से सबको समझ में आ भी गया होगा, अगर नहीं तो एक बार फिर से रिवाइज ही कर लेते हैं 2 मिनट में. सो एज वी हैव स्टार्टेड द रूल्स, कुछ रूल्स मैंने स्टार्ट किए थे. अगेन आई एम रिपीटिंग, अगर आप यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट कॉन्ट्रोडिक्टरी सुन रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि आपने वो सिर्फ सुना है. ठीक है, रिटन में ये रूल्स हमेशा फॉलो होते हैं. अंडरस्टूड? सी फर्स्ट रूल, सिंस अ पर्सनल प्रोनाउन वर्क्स इन द प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि एक पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो नाउन की जगह पे लगता है, तो उसी के नंबर यानी कि सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के जेंडर फीमेल है मेल है, कोई जेंडर नहीं है, या फिर पर्सन, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लगाना है. ठीक है, राम यहाँ पर मेल है, उसके लिए हिज लगेगा, पोजेशन बता रहे हैं तो. ठीक है, शी यहाँ पर फीमेल है तो उसके लिए हिज नहीं हर लगेगा. ठीक है, आई लगेगा आपका फर्स्ट पर्सन के लिए. ठीक है, अगर आपका फर्स्ट पर्सन जो है एक से ज्यादा है तो वी लगेगा. ठीक है, तो इस तरह अगर आपका नाउन जिस भी नंबर में है, सिंगुलर है प्लूरल है, उस हिसाब से आपका फर्स्ट पर्सन है सेकंड पर्सन है थर्ड पर्सन है मेल है फीमेल है, इस हिसाब से आपका प्रोनाउंस लगेंगे. ठीक है, सेकेंड रूल वाज when two or more singular nouns are joined by and the pronouns for them always is plural. जब दो pronouns, चाहे दो से ज्यादा pronoun है, सभी सिंगुलर हैं, उसके बावजूद हम and से ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हम यहाँ पर उनको नंबर ऑफ, यहाँ पर हम कह सकते हैं नंबर ऑफ, जो हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं उन्हें हम इंक्रीज कर रहे हैं. जब हम एंड से सिंगुलर नाउन्स ज्वाइन करते हैं तो हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस केस में हमारा जो प्रोनाउन है वो प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, मोहन एंड सोहन हैज लॉस्ट देयर बुक. ठीक है, दोनों ने खोया, मोहन ने भी अपना बुक खो दिया, सोहन ने भी अपना बुक खो दिया. दोनों ने ही अपना बुक खोया यहाँ पर, इसीलिए सेम सेंटेंस में एंड लगा के यहाँ पर ये सेंटेंस बनाया गया है. अगर हम सिंगुलर रखते यानी कि एक एक स्टेटमेंट बनाते दोनों के लिए, मोहन हैज लॉस्ट हिज बुक, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सोहन हैज लॉस्ट हिज बुक. अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया तो मोहन एंड सोहन, यहाँ पर सब्जेक्ट का नंबर इंक्रीमेंट कर गया. ठीक है, मोहन भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, सोहन भी यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो इस वजह से यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा और हमारा सब्जेक्ट जो हमारा प्रोनाउन है वो भी प्लूरल हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर हैव लग गया है, मोहन एंड सोहन हैव लॉस्ट देयर बुक्स. ठीक है, रूल नंबर 3 आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. अगर किसी को कोई डाउट है रूल नंबर 1 2 में, यू कैन आस्क मी. हेलो मैम. यस, इनिशियली थोड़ा. मैम, यस बच्चे. और लॉस्ट दियर लगा मैम, वहाँ दियर क्यों लगा मैम? वही तो बताया बच्चे, मोहन और सोहन दोनों साथ में अपनी किताब या दोनों की किताब खो गई है, तो इस केस में मोहन भी हमारा सब्जेक्ट है, सोहन भी हमारा सब्जेक्ट है, और दोनों का हमने एंड का मतलब क्या होता है कि हमने ऐड कर दिया ना, एंड हम लगाते हैं, इसका मतलब सोहन भी उसी जगह है, मोहन भी उसी जगह है, तो यहाँ पर हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज कर गया इस स्टेटमेंट में. तो सब्जेक्ट इंक्रीज कर गया तो यहाँ पर इसीलिए स्टेटमेंट में यहाँ पर हमने हैव लॉस्ट देयर बुक्स. ठीक है, हैव लगा दिया क्योंकि एक से ज्यादा है हमारा सब्जेक्ट. ठीक है, भले ही सिंगुलर है दोनों, आपस में दोनों सिंगुलर है, लेकिन इनको हमने एंड लगा के जोड़ दिया, मतलब सब्जेक्ट हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट 2 हो गया. ठीक है, समझ में आए या और समझाऊं? समझ में आ गया मैम. श्योर? यस मैम. Okay. Next one would be your rule number 3. When two or more singular nouns joined by and are preceded by each and every pronoun. यानी कि यहाँ पर अगेन बोला जा रहा है
कि दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन है, उनको हमने एंड से जोड़ा है यहाँ पर भी, लेकिन उनके आगे प्रीसीडेड मतलब उनके आगे ईच लगा है या फिर एवरी लगा है। ठीक है, ईच या फिर एवरी लगा दिया तो उसमें हमारा प्रोनाउंस जो है सिंगुलर लगेगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम यहाँ पर सिंगुलर ईच एंड एवरी लगा रहे हैं, ईच एंड एवरी क्या है हमारा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि वो स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा गया है, जिसके लिए भी लिखा गया है, उन सभी में ये स्टेटमेंट आपको बांट देना है। ठीक है, उन सभी में ये स्टेटमेंट आपको बांट देना है। फॉर एग्जाम्पल, every student and every teacher took his or her seat। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी टीचर हैं, सभी ने अपनी अपनी सीट ले ली। तो हिज और हर दोनों यूज हुआ, क्योंकि स्टूडेंट भी मेल फीमेल हो सकते हैं, टीचर्स भी मेल फीमेल हो सकते हैं। नाउ ईच और एवरी के डायरेक्ट बाद अगर कोई नाउन आता है, स्पेशली कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन, कॉमन नाउन अगर स्पेशली आता है, जैसे एवरी स्टूडेंट्स कभी नहीं होगा, एवरी स्टूडेंट होगा। एवरी टीचर्स नहीं होगा, एवरी टीचर होगा। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ईच ऑफ राम एंड श्याम हैज डन हिज वर्क। जब ईच ऑफ वाला स्टेटमेंट आता है, अगर प्रॉपर नाउन है, जैसे यहाँ पर राम और श्याम लिखा है, तो इसको तो आप सिंगुलर प्लूरल में चेंज कर नहीं सकते, तो ये तो राम श्याम ही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पर मान लीजिए लड़कों की बात की जा रही है, तो राम और श्याम का हम नाम नहीं लिखते अगर यहाँ पर, तो किस तरह का स्टेटमेंट होता? ईच ऑफ द बॉयज हैव डन देयर वर्क। ठीक है, तो ईच ऑफ लगने से क्या होता है कि ये स्टेटमेंट मतलब जिनमें से, ग्रुप बता रहे हैं कि बॉयज का ग्रुप है, दो है या दो से ज्यादा है, बॉयज का ग्रुप है, उनमें से सब ने, ईच मतलब उनमें से सब ने अपना काम कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि प्लूरल नहीं हो रहा है, यहाँ पर बॉयज है, तो यहाँ पर हिज वर्क भी लग सकता है, स्टेटमेंट में हिज वर्क भी रह सकता है, क्योंकि बॉयज हैं सारे। ठीक है, ग्रुप आपका किसका है? सबका, बॉयज का है। जैसे यहाँ पर क्या है? ईच मैन एंड ईच बॉय इन द पार्टी हैव गॉट हिज शेयर। तो यहाँ पर बॉय भी है, मैन, दोनों ही केस में यहाँ पर मेल पर्सन ही है, तो यहाँ पर हिज ही लगेगा। अब अगर आप ये पूछो कि फीमेल और मेल दोनों साथ में रहें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ईच मैन एंड ईच वुमेन होता, तब यहाँ पर देयर लगता, क्योंकि हमें जेंडर न्यूट्रल करना है। जेंडर में हम या तो हिज और हर लिख सकते हैं या फिर देयर लिख सकते हैं, ताकि हम जेंडर जो है वो न्यूट्रल कर सके। ठीक है, हमें ना तो हिज की तरफ बढ़ना है, ना ही हर की तरफ। हिज भी है, हर भी है, तो या तो हिज और हर यहाँ पर जैसे लिखा है इसी केस में लिखोगे, या फिर आप देयर लिख सकते हो प्लूरल फॉर्म में। इसका भी सेम मीनिंग होगा कि वो अपनी अपनी सीट्स ले ली हैं, क्योंकि यहाँ पर ईच और एवरी लगाने का यही मतलब होता है कि वो स्टेटमेंट आपस में बांट दिया गया है। तो अगर मेल फीमेल दोनों हैं, जैसा इस केस में हुआ है, तो आप हिज और हर या फिर देयर लगा सकते हो बोलते वक्त, अकॉर्डिंग टू योर कम्युनिकेशन आप देयर लगा सकते हो। दैट इज ऑल राइट इफ इट इज स्पेसिफाइड दैट यहाँ पर मेल और फीमेल हैं। जैसे यहाँ पर स्टूडेंट है, टीचर है, तो यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि मेल भी हैं या फीमेल हैं, स्पेसिफाई नहीं किया गया, इसीलिए हमने हिज और हर लगाया है। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे यहाँ पर ईच मैन और ईच वुमेन लिखा जाता स्पेसिफाई करके कि मेल भी हैं और फीमेल भी हैं, उस केस में आप देयर लगा सकते हैं। ठीक है, इट इज अलाउड सो दैट यू बिकम जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, जेंडर आप किसी का ना हिज फेवर कर रहे हैं ना हर फेवर कर रहे हैं, देयर पे जा रहे हैं, ताकि आप उनका आपस में वो लोग देख लें कि जो मैन है वो अपनी सीट ले ली, जो फीमेल्स हैं, मेल हैं, उन्होंने अपनी सीट ले ली, जो फीमेल है उन्होंने भी अपनी सीट ले ली। अंडरस्टूड? एनी स्पेसिफिक डाउट इन रूल नंबर 3? नो मैम। और किसी स्टूडेंट को? नो मैम। ओके, नहीं है तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद रूल नंबर 4।
रूल नंबर 4 में कह रहा है कि हमारा जो सिंगुलर नाउन, यहाँ पर दो नाउन साथ में यूज हैं। कौन से? सिंगुलर नाउन भी हैं और प्लूरल नाउन भी है। मतलब एक एक नाउन हमने यूज किया है, एक सिंगुलर का यूज किया है और एक प्लूरल का यूज किया है। और इसके साथ हम कंबाइन किसके साथ कर रहे हैं? यहाँ पर और के साथ कर रहे हैं। पहले हम लोग एंड के साथ कर रहे थे, यहाँ पर हम और के साथ, आइदर और के साथ और नाइदर नॉर के साथ कर रहे हैं। ठीक है। इस केस में क्या होगा कि सिंगुलर नाउन जो रहता है उसको हम सेंटेंस में पहले रखेंगे। ठीक है, जब भी सेंटेंस फॉर्म करेंगे इस तरीके का, उसमें सिंगुलर नाउन सबसे आगे रहेगा और उसके बाद हम यहाँ पर प्लूरल नाउन लगाएंगे इन सबको यूज करके। जैसे अगर हम और यूज कर रहे हैं तो और से पहले सिंगुलर नाउन लगेगा और के बाद प्लूरल नाउन लगेगा। आइदर और यूज कर रहे हैं तो आइदर के बाद सिंगुलर लगेगा और के बाद प्लूरल लगेगा। नाइदर नॉर यूज कर रहे हैं तो नाइदर के बाद सिंगुलर लगेगा, नॉर के बाद प्लूरल लगेगा। और हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्लूरल नाउन के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर plural number of your pronouns would be used. Either the manager or his subordinates failed in their duty in sending the official message. तो यहाँ पर मैनेजर हमारा सिंगल है, सबॉर्डिनेट्स उसके ज्यादा हैं, एक से ज्यादा है, तो हम इसलिए यहाँ पर देयर लगाए हैं, हिज नहीं लगाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स है। इससे क्या होता है, जब हम यहाँ पर देयर लगाते हैं या कोई भी प्लूरल नाउन लगाते हैं इस तरह के केस में, इट रिप्रेजेंट्स इन द सेंटेंस दैट यू आर इंक्लूडिंग दिस पर्सन। आप भले यहाँ पर स्टेटमेंट में, जब आप स्टेटमेंट बोल रहे हो तब आप भले यहाँ पर स्टेटमेंट में इस पर्सन को इंक्लूड अलग से कर रहे हो, मतलब इसको अलग से आपने लिखा जरूर है, लेकिन बाकी के स्टेटमेंट में आपने इस पर्सन को भी इंक्लूड कर दिया जब आप यहाँ पर स्टेटमेंट बाकी का लिख रहे हो। तो देयर ड्यूटी का मतलब क्या हुआ कि या तो मैनेजर ने अपना ड्यूटी नहीं किया या फिर यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स ने अपना ड्यूटी नहीं किया, दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब हम हिज लगाएंगे मैनेजर के लिए, तो सबॉर्डिनेट्स के लिए कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि सबॉर्डिनेट्स तो फीमेल भी हो सकते हैं, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पर प्लूरल के साथ जाते हैं ताकि इसके लिए भी लग जाए साथ में। ठीक है, चाहे ये यूज हो चाहे वो यूज हो, क्योंकि आइदर और, नाइदर नॉर और सब में क्या होता है कि दोनों में से कोई एक चूज होता है। लेकिन सेम सेंस में यहाँ पर हमारा प्लूरल लगने का रीजन यही है कि यहाँ पर हम उसको इंक्लूड कर लेते हैं कि हम अगर, क्योंकि हिज अगर लगाते हैं या फिर हर लगाते हैं या फिर इट लगाते हैं तो हमारा यहाँ पर सेंटेंस अजीब बन जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पर देयर ना लगाकर हिज लगाते हैं, इसके मैनेजर के लिए लगाते हैं, ठीक है, तो आइदर द मैनेजर और हिज सबऑर्डिनेट्स फेल्ड इन हिज ड्यूटी इन सेंडिंग द ऑफिशियल मैसेज। ये क्या बता रहा है आपको ये स्टेटमेंट, कि सबऑर्डिनेट्स भी मेल हैं इसके सारे, या तो ये मैसेज जा रहा है या फिर ये मैसेज जा रहा है कि मैनेजर ने ही गलती की है यहाँ पर। समझे? तो इस तरह का मैसेज ना जाए, गलत मैसेज क्रिएट ना हो हमारे सेंटेंस में, इसीलिए हम यहाँ पर इस केस में जब यहाँ पर एक प्लूरल रहेगा और एक सिंगुलर रहेगा तो हम सिंगुलर को आगे कर देंगे और प्लूरल को पीछे कर देंगे और सेंटेंस हम यहाँ पर प्लूरल नाउन प्रोनाउन के साथ लगाएंगे। If you want, let me give you another example for this. यहाँ पर नाइदर नॉर से मैंने एक एग्जांपल बताया है आपको कि नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो यहाँ पर राम ने भी अपना काम नहीं किया और उसके फ्रेंड्स ने भी अपना काम नहीं किया। तो इस तरह का आपका एग्जांपल रहता है। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 4 योर स्टेटमेंट वुड बी इन दिस फॉर्मेट। ठीक है, एनी डाउट इन रूल नंबर 4? No, ma'am. Okay, then let's move forward with the next one. When
टू और मोर सिंगुलर नाउन, जब दो या दो से ज्यादा सिंगुलर नाउन हम ज्वाइन करते हैं, किसके साथ ज्वाइन करते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर और, वो भी छूट गया है, और भी रहना चाहिए था। द प्रोनाउन इज सिंगुलर, क्यों सिंगुलर रहता है? अगर दोनों सिंगुलर रहेगा तो मान लो हमने यहाँ पर कर दिया राम और मोहन, दोनों मेल पर्सन है, और यूज करने का मतलब क्या हुआ कि या तो राम करेगा या फिर मोहन करेगा, और दोनों के लिए ही यहाँ पर हम हिज यूज कर सकते हैं, तो दैट इज करेक्ट। ठीक है, राम के लिए भी हिज यूज हो रहा है, मोहन के लिए भी हिज यूज हो रहा है, तो यहाँ पर इसके लिए हम हिज यूज कर रहे हैं इस सेंटेंस में। और का मतलब क्या होता है कि या तो राम जो है वो इन्वेस्ट करेगा या फिर मोहन अपना पैसा इन्वेस्ट करेगा, दोनों नहीं कर सकते हैं यहाँ पर। अगर दोनों कर रहे होते तो राम के बाद और नहीं लगता, बोथ राम एंड मोहन लगता। ठीक है, अगर दोनों कर रहे होते या दोनों नहीं कर रहे होते तो नाइदर नॉर लगता। इस केस में भी हम यहाँ पर हिज लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे केसेस के लिए, अब मान लो यहाँ पर भी कोई अगर बोले कि राम के साथ हम यहाँ पर शाम की जगह सीता लगा देते हैं, मतलब मेल फीमेल अगर हम करते हैं यहाँ पर, तो अगेन जेंडर न्यूट्रल आपको अगर चाहिए तो आपको प्लूरल प्रोनाउन के साथ जाना पड़ेगा। दैट इज द ओनली ऑप्शन हियर इफ यू वांट टू गो जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, अगर आप राम सीता दोनों लगा रहे हैं तो यहाँ पर आपको जेंडर न्यूट्रल जाना पड़ेगा, तो आपको देयर लगाना पड़ेगा। अगर सेम जेंडर का है तो उस केस में आप यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन लगा सकते हैं। अगर जेंडर अलग अलग हो गया तो आप स्पेसिफिकली अगर ऐसा सेंटेंस लिख रहे हैं जहां पर एक मेल पर्सन है एक फीमेल पर्सन है, तो आप देयर यूज करेंगे। ठीक है, एनी डाउट्स इन हियर? मैम यस। जैसे मैम आइदर और के केस में रहे तो अगर अलग जेंडर रहे तो वहाँ हम देयर लगाएंगे, मतलब देयर लगाएंगे। और ऊपर जो है सर नाइदर और नॉर के केस में रहे तो वहाँ भी अगर जेंडर अलग रहे तो वहाँ भी हम देयर लगाएंगे मैम। हाँ, इसमें किसी में भी अगर जेंडर अलग है ना, तो क्या होता है कि या तो आप हिज हर लगाओगे या फिर आप देयर लगाओगे। ठीक है, अगर हिज हर लगा रहे हो, मान लो यहाँ पर नाइदर नॉर या और में राम के साथ सीता लिखा होता, तो उस केस में आप, क्योंकि राम पहले आ रहा है, राम और सीता आ रहा है, तो यहाँ पर हिज और हर लगाओगे। अगर सीता पहले आएगी, सीता और राम, तो हर और हिज लगाओगे। मतलब इस तरह सेंटेंस आपको फॉर्म करना होगा कि जो पहले आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। तो ये केस में कोई गलती ना करे, इसीलिए यहाँ पर प्लूरल फॉर्म लगाना ज्यादा सेफ होता है। ठीक है, और वैसे भी हमारे कम्युनिकेशन में आजकल यही है कि जब आपको जेंडर न्यूट्रल किसी पर्सन के बारे में बात करना होता है, जैसे ट्रांसजेंडर्स वगैरह होते हैं, वो लोग देयर प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, देयर इसीलिए यूज करते हैं बिकॉज इट इज कंसिडर्ड और इट माइट बी कंसिडर्ड एज जेंडर न्यूट्रल। ठीक है, यानी कि दो कंडीशन सब लगा सकते हैं, एक तो प्लूरल देख के हम देखेंगे कि वो प्लूरल है या जेंडर में है, तो उसको इसके हिसाब से हिज हर लगाएंगे, नहीं तो हाँ दियर लगा देंगे तो दोनों मेंटेन हो जाएगा। हाँ। ओके मैम, अंडरस्टूड। एनीवन एल्स? किसी और को कोई डाउट? चलिए, नहीं डाउट है तो हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। रूल नंबर 6 जो है, दैट सेज कि यहाँ पर अगर आइदर और नाइदर यूज करते हैं, किसके लिए हम यूज करते हैं? जब दो चीजों के बारे में या दो पर्सन को हम रिलेट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ ऊपर जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे, इन एग्जाम्पल्स में क्या था? ऊपर आइदर और वाले एग्जाम्पल्स में यहाँ पर राम और सीता था, राम और श्याम था, राम और मोहन था। ठीक है, यहाँ पर भी मैनेजर और सबऑर्डिनेट्स, यानी कि यूनिट नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज बीइंग कंपेयर्ड हियर इज ऑलवेज 2। ठीक है, जो अगर मैं दो क्लासेस को आपस में कंपेयर करती हूँ फिर भी दो ही क्लास हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं 5 स्टूडेंट्स को आपस में कंपेयर करती हूँ, उस केस में मैं आइदर और नहीं यूज कर सकती, ना ही नाइदर नॉर यूज कर सकती हूँ। ठीक है, उस केस में मुझे क्या यूज करना होगा? उस केस में मुझे एनी या फिर नन यूज करना होगा। नन किसके लिए यूज होगा? जब आप कोई ऑप्शन चूज नहीं कर रहे हो या फिर कोई भी, जितने भी लोग कंपेयर हो रहे हैं या रिलेट हो रहे हैं, मैम वो जैसे आइदर मीन्स होता है क्या मैम? नाइदर तो जानते हैं कि नहीं, लेकिन आइदर आइदर मतलब इनमें से कोई एक, या तो जो होता है ना, या तो हाँ, आइदर ओके। समवन और हिज फ्रेंड्स कम कैन कम हियर टू प्ले। ये और नाइदर मीन्स यस, इनमें से नहीं।
हाँ नहीं, आइदर में से मतलब ये भी नहीं और वो भी नहीं। आइदर मतलब या तो ये या फिर ये, और ओके मतलब ये और ये ये या फिर ये। यस, तो एनी और नन का मतलब होता है, एनी और नन सबसे पहले तो ये कि जब भी आप यूज करते हैं तो ऑप्शंस जो हैं, या तो वो ऑप्शंस आप पूरा इंक्लूड, जैसे यहाँ पर देखिए एनी के साथ एम्प्लॉयज यूज हुआ है, तो एम्प्लॉयज मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं, दो नहीं बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो इस केस में या तो इस तरह का प्लूरल कॉमन नाउन आपको लिखा हुआ दिखेगा, या फिर मान लो कि आपके पास आप जैसे एक आइसक्रीम शॉप में गए, ठीक है, तो आपको वहां पर फ्लेवर्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए चॉकलेट है, मान लीजिए वेनिला है, कैरामल है, ये स्ट्रॉबेरी है, और वट एवर फ्लेवर इज देयर, मैंगो फ्लेवर है, ठीक है, ये सारे फ्लेवर्स हैं। तो वो पहले फ्लेवर बताएगा, ठीक है, इतने सारे फ्लेवर हैं तो वो पहले फ्लेवर बताएगा, उसके बाद आपको कहेगा कि यू कैन चूज एनी ऑफ दिस, राइट। तो अगर आपको जैसे फ्लेवर्स है ना, तो या तो आप इस तरह स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हो कि दीज आर द फ्लेवर्स अवेलेबल, यू कैन चूज एनी ऑफ दिस, दीज आर में मतलब वो सारे फ्लेवर बताओगे, फिर उसके बाद यू कैन चूज एनी ऑफ दीज, या फिर यू कैन चूज एनी ऑफ दीज फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम अवेलेबल, ठीक है, यानी कि ये जितने भी अवेलेबल हैं उनमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हमेशा नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर दिक्कत हो रही है, 1 मिनट, मैं दूसरे डिवाइस से यहाँ कनेक्ट करती हूँ। एक आइदर का एग्जांपल बता दीजिएगा मैम। आइदर का देखो संभव ने लिखा है, सांकेत ने लिखा है, सेंटेंस एक लिखा है आइदर वाला उसने, आइदर संभव और हिज फ्रेंड्स कैन कम हियर टू प्ले, मतलब संभव या फिर उसके दोस्त जो हैं आके यहाँ पर खेल सकते हैं। ये जो आपका एग्जाम्पल्स है आइदर वाला नाइदर वाला, ठीक है, हमेशा यही सोचिए कि ऑप्शंस हैं आपके पास, और अगर दो ऑप्शन हैं तो इस केस का मतलब, दो ऑप्शन का मतलब क्या है कि आइदर लगेगा नाइदर लगेगा, ठीक है। या तो आप ऊटी घूमने जा सकते हैं या फिर आप रांची जा सकते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है, उस केस में आइदर या फिर नाइदर लगेगा। आइदर मतलब दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, नाइदर मतलब यस टू ऑप्शंस, मतलब या तो आइदर, दो ऑप्शन में से अगर एक चूज करना है तो आइदर, दोनों नहीं चूज करना है तो नाइदर, और दोनों चूज करना है तो बोथ, ठीक है। हर चीज के लिए यहाँ पर एक केस है अवेलेबल। अगर आप दोनों चूज करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ अवेलेबल है कि आप चॉकलेट आइसक्रीम भी खा सकते हो और वेनिला भी खा सकते हो, दोनों ऑप्शन है आपके पास, तो यू आर चूजिंग बोथ, सो यू विल चूज व्हाट, आप दोनों ही लोगे तो क्या करोगे, आई विल चूज बोथ ऑप्शन और आई विल ईट बोथ आइसक्रीम्स, बोथ आई विल टेक बोथ वेनिला एंड चॉकलेट आइसक्रीम्स। तो उस केस में आपका जब बोथ हो जाता है यानी कि आप दोनों ऑप्शन चूज कर रहे हैं। अगर कोई एक चूज कर रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा आइदर का केस, अगर दोनों नहीं चूज कर रहे हैं तो वो हो जाएगा नाइदर का केस। Okay, now let me share the screen with you. सिक्स रूल कर रहे थे ना हम। यस, रूल नंबर 6 एज आई वाज टेलिंग, यहाँ पर आपका थोड़ा सा, यस, आइदर और तब यूज होगा जब दो पर्सन या दो चीजों के लिए यूज हो रहे हैं, दो से ज्यादा जहां हो गए तब आप अगर कोई चूज करना चाहते हो, नहीं चूज करना चाहते हो तो नन, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे हम लोग देख लेते हैं, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स कैन प्ले, मतलब दो लड़कियां हैं उनमें से कोई भी खेल सकती हैं। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैव बीन सिलेक्टेड, दोनों भाई हैं उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ है।
तो आइदर के साथ 2 गर्ल्स, नाइदर के साथ 2 ब्रदर्स, ठीक है। अब यहाँ पर एनी के साथ क्या लगता है, एनी के साथ यहाँ पर 2 से ज्यादा ऑप्शन होना चाहिए। तो एनी वन ऑफ द एम्प्लॉइज कैन क्लेम इट। एम्प्लॉइज कितने भी हो सकते हैं, उन सभी में से कोई एक, एनी वन लिखा हुआ है ना, एनी वन का मतलब कोई एक उसमें से जितने भी एम्प्लॉइज हैं क्लेम कर सकता है। क्लेम करना मतलब क्लेम करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर वोटिंग आ रही है, ठीक है, यस। क्लेम करने का मतलब होता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि मतलब जैसे आपने क्लेम किया कि ये सीट जो है, मैंने यहाँ पर क्लेम कर लिया कि ये सीट मेरी है, तो मैंने यहाँ पर एक क्लेम रख दिया है कि ये सीट मैं ही यूज करूंगी और कोई यूज नहीं करेगा। क्लेम कर देने का मतलब आपने अगर कोई मान लीजिए कोई आइडिया दिया है, ठीक है, या फिर आपने कोई पोजीशन लेना है, ठीक है, मान लीजिए मैनेजर की पोजीशन ओपन है और 4-5 एम्प्लॉइज जो हैं वो आपस में कंपटीशन कर रहे हैं, लेकिन जो कंपटीशन करवा रहा है वो तो यही बोलेगा कि एनी वन ऑफ द एम्प्लॉइज कैन क्लेम इट, ठीक है। कोई भी एम्प्लॉय यहाँ पर जो भी अच्छा काम करता है उसको मैं मैनेजर का पोजीशन दे सकता हूँ। तो कोई पोजीशन मिलेगा तो वहां पर एनी वन रहेगा। अगर एक से ज्यादा आप बोल सकते हैं, जैसे एनी डाउट्स, तो इसका मतलब डाउट्स एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो एनी वन हैविंग अ डाउट मतलब कोई एक बच्चा भी अगर किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एनी वन जो रहता है स्पेसिफिकली नहीं, लेकिन कुछ केस में, जैसे यहाँ पर एनी वन ऑफ द एम्प्लॉइज जो है, या फिर चूज एनी वन ऑफ द फ्लेवर्स ऑफ द आइसक्रीम, चूज एनी वन ऑफ द एप्स दैट यू आर गोइंग टू चूज फॉर द मीटिंग। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, इनमें से आपको कोई एक ही चूज करना है, तो आप स्पेसिफिकली एनी वन यूज करते हो, ठीक है। नन यूज करने का मतलब कि यहाँ पर कोई भी नहीं आप कर रहे हो चूज, अंडरस्टूड। नन का मतलब नन ऑफ द स्टूडेंट, 1 मिनट, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं, आपके क्लास के स्टूडेंट हो सकते हैं, हर एक कॉलेज के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कितने भी स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन उन सभी में से किसी ने पास नहीं किया। कितने भी स्टूडेंट हो, हमेशा 2 से ज्यादा ही होंगे। कोई भी क्लास ऐसी नहीं है जिसमें 2 स्टूडेंट रहते हैं, ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से किसी ने भी पास नहीं किया, दैट केस 2 से ज्यादा है तो यहाँ पर नन लगेगा, ठीक है। एनी डाउट्स इन दिस? मैम, हेलो मैम, मैम, am I audible मैम? यस साकेत, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। नन ऑफ अस कैन एंटर इन द कॉलेज विदाउट आइडेंटिटी कार्ड। यहाँ पर अस लिखने का मतलब आपका क्या हुआ कि जितने स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप खुद स्टूडेंट हैं तो आप अपने आप को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। इफ आई एम सेइंग आई एम नॉट इंक्लूडेड इन द स्टूडेंट्स, तो अगर मैं स्टेटमेंट बोलूंगी तो नन ऑफ द स्टूडेंट्स बोलूंगी। आप क्योंकि खुद उस स्टूडेंट ग्रुप का पार्ट हैं तो इसीलिए आप नन ऑफ अस लिख सकते हो, अंडरस्टूड। हेलो मैम, हेलो मैम, किसी को कोई डाउट? मैम, चलिए, नहीं है डाउट हेलो तो मैम, हम आगे बढ़ते हैं। शिबू, आर यू ट्राइंग टू से समथिंग? yes मैम, yes मैम, I ask a question मैम, I have a question मैम। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर योर वॉइस। ओके शिबू, इफ यू हैव एनी डाउट ना, राइट इट इन द चैट बॉक्स। यहाँ पर शायद ऑडियो में मेरा प्रॉब्लम हो गया है तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। इफ आई एम ऑडिबल टू यू, लेट, इफ आई एम नॉट ऑडिबल टू यू ऑल, आप लोग में से किसी को अगर नहीं सुनाई दे रही है मेरी आवाज तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है। Okay, if we move on to the next part, that is your rule number 7. Yes, rule number 7 क्या है ये देख लेते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि अगर आप 1 यूज कर रहे हैं, यहाँ पर ये 1 जो है, पहले तो ये क्लियरिफाई कर लो कि नंबर वाला 1 नहीं, 1 2 3 4 वाला 1 नहीं है।
यहाँ पर वन यूज हो रहा है, एवरी वन या समवन, एनी वन वाला जो वन होता है उसमें से हमने एवरी हटा दिया, एनी हटा दिया, सम हटा दिया, तो वन बचा, तो इसीलिए यहाँ पर वन लग रहा है, वो वाला वन है, नंबर वाला वन नहीं। ठीक है। दूसरी बात, वन इज यूज्ड इन अ सब्जेक्ट, अगर इसे हम सब्जेक्ट की जगह लगा रहे हैं और इसके रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना चाहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब इसका पोजेशन बता रहे हैं या फिर इसके रिलेशन में कुछ बता रहे हैं, तो उस सेंस में हम यहाँ पर वंस यूज करेंगे, ना कि हिम और हर, ये सारे यूज नहीं करेंगे, ना ही हिज यूज करेंगे, ना ही हर यूज करेंगे, ना ही हिम यूज करेंगे। ठीक है। हम क्या यूज करेंगे, हम यूज करेंगे वंस। ठीक है। जो आपका एक तरह से आप कह सकते हैं ये भी पोजेसिव प्रोनाउन का पार्ट है, लेकिन ये सिर्फ यूज होता है वन के लिए। ठीक है। तो वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, वन शुड डू वंस ड्यूटी, वन मस्ट फिनिश वंस टास्क। अब वन किस लिए यूज होता है ये भी मैं क्लेरिफाई कर दूं। वन यूज करने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर मैं ये कोटेशन लिखती हूँ, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, यानी कि हर एक इंसान जो इस वर्ड्स को पढ़ रहा है, हर एक इंसान जो इस वर्ड्स को सुन रहा है, उन सभी को मैं ये बता रही हूँ कि आप लोग सबको अपना प्रॉमिसेस, अपने वादे जो हैं वो रखने चाहिए। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है। आपको अपने प्रॉमिसेस रखने होंगे। ठीक है। ये चीज आपका बताया जा रहा है। तो यू शुड कीप योर प्रॉमिस अगर मैं बोलती हूँ तो इसका मतलब कि मैं ये स्टेटमेंट जो है डायरेक्टली अपने लिसनर्स को या रीडर्स को बोल रही हूँ। वन शुड अगर लिख रही हूँ, मान लो अगर किसी ने ये लाइन कभी सुनी नहीं हो, किसी ने अगर ये लाइन कभी पढ़ी नहीं हो, उसके बावजूद ये लाइन उसके लिए भी लिखी गई है, यानी कि जितने लोग हैं उन सभी को ये रूल फॉलो करना चाहिए। आपको अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, आपको अपने टास्क टाइम से कंप्लीट करने चाहिए, आपको अपने प्रॉमिसेस रखने चाहिए। ठीक है। अगर हम यहाँ पर यू यूज करते हैं वन की जगह, इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ सेकेंड पर्सन के लिए ये स्टेटमेंट लिखा जा रहा है, जो कि ट्रू नहीं है, जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है। यू अगर लिखने का मतलब है कि अगर किसी ने, मतलब यहाँ पर अगर मैं यू बोल रही हूँ, यू शुड कीप योर प्रॉमिसेस, तो सिर्फ आप लोग जो यहाँ क्लास में प्रेजेंट हैं उन्हीं लोग को बोल रही हूँ। ठीक है। ये स्टेटमेंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं सिर्फ आप ही लोग को ये स्टेटमेंट बोल रही हूँ। लेकिन अगर वन लिख दिया तो इसका मतलब जो बच्चे क्लास में नहीं भी प्रेजेंट हैं उन्हें भी ये करना चाहिए, उनके लिए भी ये स्टेटमेंट सही है। ठीक है। उनके लिए भी ये स्टेटमेंट लिखा गया है। ठीक है। एनी डाउट्स? No, ma'am. कोई डाउट्स? Yes. Can we use one with ones, without ones? Yes, you can. Without ones आप use कर सकते हो one को, लेकिन one के लिए अगर कोई possessive pronoun लगाओगे या one के लिए कोई relative मतलब objective लगाओगे तो आप ones लगाओगे, his और her ये सारी चीजें नहीं use करोगे। ठीक है। one आप use कर सकते हो। ठीक है। जैसे अगर मैं वन का स्टेटमेंट अगर कोई ऐसा लिखूं पर वंस नहीं लग रहा है तो वो स्टेटमेंट हो जाएगा वन ऑलवेज हैव टू बी एजुकेटेड। ठीक है। ये स्टेटमेंट वन ऑलवेज हैव टू बी एजुकेटेड मतलब हर किसी को एजुकेशन लेना चाहिए या हर किसी को एजुकेटेड होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर वंस यूज नहीं हुआ है, तो वंस नहीं यूज होने का मतलब क्या है कि पर्टिकुलरली आपका एजुकेशन नहीं, आपको बस एजुकेशन होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रीम लो, लेकिन एजुकेटेड रहने चाहिए। एजुकेशन बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, तो यहाँ पर वो चीज कर सकते हो आप। ठीक है। यस। एनी मोर डाउट्स? मैम हेलो। हाँ बच्चे बोलो।
मैम अगर वंस हम नहीं लिखे तो मैम, वंस नहीं लिखोगे तो वन शुड कीप प्रॉमिस, इसका मतलब आपको प्रॉमिस रखना चाहिए। किसका प्रॉमिस रखोगे? मेरा भी प्रॉमिस आप ही रखोगे। ये मतलब हो रहा है, ठीक है। वंस अगर हटा देने से क्या मतलब होता है कि अगर आप ये स्टेटमेंट बोल रहे हो, ठीक है, अगर क्लास में शुभू बोलता है कि वन शुड कीप प्रोमिसेस, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मेरा भी प्रॉमिस रखेगा, वो निखिल का भी प्रॉमिस रखेगा, वो मिंटू का भी प्रॉमिस रखेगा, वो विकेश का भी प्रॉमिस रखेगा, वो सबका प्रॉमिस रखेगा। वंस प्रॉमिस का मतलब कि शिबू जो है वो सिर्फ शिबू का प्रॉमिस रखेगा। समझ में आ गया क्या डिफरेंस हुआ? यस सांकेत, आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। वन शुडेंट गेट एडिक्टेड विद एनीथिंग, मतलब आपको एडिक्शन नहीं लेना चाहिए। और ये हर किसी के लिए ट्रू है, ना ही सिर्फ आपके पढ़ने वालों के लिए, ना ही आपके ये सुनने वालों के लिए, ये हर इंसान के लिए ट्रू है कि किसी का भी एडिक्शन आपको नहीं लगना चाहिए। ठीक है, एनी मोर डाउट्स? ओके, नहीं है अगर किसी को कोई डाउट तो मैं यहाँ स्लाइड चेंज कर रही हूँ। अच्छा, ये तो वही आ गया। यस, लेट्स मूव ऑन टू रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है कि जब यानी कि कोई भी प्रोनाउन अगर हम यूज कर रहे हैं और वहां पर कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब, ठीक है, टू बी का मतलब होता है, टू बी कोई वर्ब है, इसका मतलब टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कोई भी वर्ब लगा हुआ है। ठीक है, टू गो, टू वांट, टू ब्लेम, टू ड्रेस, टू राइड, मतलब कुछ भी आपका फर्स्ट फॉर्म में कोई भी वर्ब लगा हुआ है। सारे वर्ब्स जो हैं टू के साथ कोई भी फॉर्म V1 लगा हुआ, ठीक है, और इसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है कोई प्रोनाउन। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट क्या होता है ये मैं बता दूं पहले। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी स्टेटमेंट को बिना कुछ एक्स्ट्रा लिखे कंप्लीट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर मैं कहूँ कि सीता डांस, तो इसका मतलब क्या होता है कि सीता जो है वो डांस करती है, सीता डांसेस, सॉरी सिंगुलर है तो सीता डांसेस, तो सीता डांस करती है, मतलब ये भी आपको एक मीनिंग कन्वे कर रहा है। ठीक है, क्या डांस करती है, कि कब डांस करती है, ये सबसे हमको मतलब नहीं, हमको बस इतना पता है कि सीता जो है वो डांस करती है। ठीक है, तो ये भी एक कंप्लीट मीनिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ, मान लीजिए कि अगर कुछ वर्ब्स होते हैं जिनको अगर हम जिनके साथ अगर कुछ नहीं लगाया जाए, ठीक है, तो वो सेंटेंस कंप्लीट नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसे स्टेटमेंट्स लिखूं, जैसे हो गया आपका कंपेयर हो गया, ठीक है, कंपेयर भी एक वर्ब है, कंपेयर करना, ठीक है, टू कंपेयर, ठीक है, ये एक ऐसा वर्ब है जिसको आप बिना किसी एक्स्ट्रा वर्ड के कंप्लीट नहीं कर सकते, सिर्फ सब्जेक्ट लिखकर। ठीक है, तो रीता इज टू कंपेयर, इज टू बी कंपेयर्ड विद होम, ठीक है, ये लिखना जरूरी है आप। ठीक है, विद एक्ट्स, विद बाई, जिसके भी साथ कंपेयर हो रही है वो, तो ये पूरा कंप्लीट लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ रीता कंपेयर करके लिख देते हैं तो ये रीता कंपेयर कर रही है, क्या कंपेयर कर रही है, किससे मिला रही है, ये हमें नहीं पता, तो ये इनकम्प्लीट हो जाते हैं सेंटेंस। तो इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करने के लिए जो एक्स्ट्रा फ्रेजेस लगते हैं, फ्रेजेस यानी कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, एक ग्रुप ऑफ वर्ड लगता है जिससे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, या फिर एक सिंगल वर्ड भी कभी कभार लग जाता है। ठीक है, कभी कभार एडजेक्टिव लगाने से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगर सेंटेंस आपका जैसे शी लुक्स, ठीक है, वो दिखती है, कैसे दिखती है ये तो बताया नहीं आपको, वो दिखती है, ये तो कोई कंप्लीट नहीं हुआ, वो देखती है, शी सीज इज अ कंप्लीट सेंटेंस। सीज मतलब देख रहे हो आप, ठीक है, शी सीज मतलब वो देख रही है या वो देखती है, दैट इज अ कंप्लीट सेंटेंस। लेकिन शी लुक्स मतलब वो दिखती है, कैसी दिखती है ये बताना पड़ेगा ना, शी लुक्स ब्यूटीफुल,
ये हुआ कंप्लीट सेंटेंस कि वो खूबसूरत दिखती है या वो लड़की खूबसूरत लगती है। ठीक है, शी लुक्स ब्यूटीफुल मतलब वो दिखती है खूबसूरत। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है वो आपका कॉम्प्लीमेंट है, सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये एक वर्ड हो गया। कभी कभार कुछ आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाने होते हैं, जैसे शी स्टे, शी स्टेज। ठीक है, तो शी स्टेज मतलब वो रह रही है। कहाँ रह रही है, कैसे रह रही है, कंप्लीट नहीं हुआ सेंटेंस आपका। शी स्टेज एट द होटल। ठीक है, तो एट द होटल मतलब 3 वर्ड्स हो गए, एट भी लगा, द भी लगा, होटल भी लगा, तो ये फ्रेज हो गया। ठीक है, शी स्टेज एट द होटल। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ्रेज हुआ आपका कॉम्प्लीमेंट। जो भी वर्ड, जो भी फ्रेज आपके सेंटेंस को कंप्लीट करें मीनिंग समझाने के लिए, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट होते हैं 3-4 तरह के, मतलब जितने भी टाइप के होते होंगे, वील स्टडी व्हेन आई एम टेलिंग यू अबाउट कॉम्प्लीमेंट्स मोर। कॉम्प्लीमेंट के बारे में बताऊंगी तो वो बता दूंगी किस तरह के होते हैं। इम्पॉर्टेंट 3 चीज होती हैं, 3 टाइप्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखते हैं। पहला आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी कि सेंटेंस का जो भी सब्जेक्ट है उसके बारे में, जैसे शी लुक्स ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर शी जो है वो आपका सब्जेक्ट है। अब उसके बारे में ब्यूटीफुल बताया जा रहा है तो ब्यूटीफुल आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है, शी स्टेज एट द होटल। ठीक है, यहाँ पर जो है वो होटल में रहती है, तो स्पेसिफिकली जो शी है उसके बारे में स्पेसिफिकली कुछ नहीं बताया जा रहा है, मतलब यहाँ पर वो रह रही है होटल में या वो रहती है होटल में, ये बताया जा रहा है। तो रहने का काम हो रहा है, तो उसके बारे में कोई फीचर नहीं बताया जा रहा है, उसके कुछ फीचर कंपेयर नहीं किए जा रहे हैं, उसका कुछ मतलब कैसे दिखती है, कैसे काम करती है, ये सारी चीजें नहीं बताई जा रही हैं, वो सिर्फ रहती है वहां पर होटल में। तो वो क्योंकि ऑब्जेक्ट की जगह लगा, टू द एट दी होटल जो है वो ऑब्जेक्ट की जगह लगा, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। नाउ कुछ कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं वो आपके वर्ब को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, यानी कि वर्ब के बारे में कुछ बता के सेंटेंस कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के बारे में बताने के बाद वो सेंटेंस कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर उस फ्रेज में या फिर उस वर्ड तो नहीं, अगर उस फ्रेज में आपका प्रोनाउन फंक्शन भी आ रहा है, कोई प्रोनाउन फंक्शन भी आ रहा है, तो वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में रहेगा। नॉमिनेटिव केस मतलब सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट, जिस चीज के लिए आप, जैसा सब्जेक्ट के लिए जो जो प्रोनाउन लगाते हो वो प्रोनाउंस आपके यहाँ पर लगेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ जो सेंटेंस है, इट इज आई हु हैव टू गो, ये जो सेंटेंस है, हैव, हु हैव टू गो आपका सेंटेंस है, टू गो आपका वर्ब है। ठीक है, और इट इज आई आपका फ्रेज है जो कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस का मतलब। और इट इज आई आपका, क्योंकि टू गो को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, यानी कि कौन जा रहा है, तो इट इज आई हु हैव टू गो, तो उसके बारे में कुछ बता रहा है या उसका कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर आई जो है वो हमेशा नॉमिनेटिव, यानी कि आई रहेगा, मी नहीं रहेगा कभी भी। जैसे यहाँ पर मी लिखा हुआ है तो दिस इज रॉन्ग, मी नहीं रहेगा, आई रहेगा हमेशा। इट इज आई हु हैव टू गो। ठीक है, इफ यू लुक ऑन मोर एग्जाम्पल्स देन इट इज, यस मैम। साकिब, हाँ हाँ, ये सेंटेंस तो आपका सही है, लेकिन इसमें ना आपने क्योंकि कॉमन प्रॉपर नाउन यूज कर दिया, तो इसमें प्रोनाउन का नहीं रह गया, इसमें आपका इट वाज राम हु वाज रनिंग इन द इवनिंग, दैट इज करेक्ट, सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट ग्रामेटिकली, लेकिन राम आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, प्रोनाउन नहीं है, राम आपका प्रॉपर नाउन है। तो हम लोग यहाँ प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर नाउन के अकॉर्डिंग द सेंटेंस वाज करेक्ट। यहाँ पर आपका जो है, इट इज ही who is to blame, यहाँ पर भी है it was he who could solve the problem easily। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम हो रहा है, कौन कर सकता था, तो it was he, that was your phrase। ठीक है, it is he who is to blame, blame करना है किसको, it is he, तो यहाँ पर it is he आपका कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, इसीलिए यहाँ पर प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस यानी कि सब्जेक्टिव केस में रहेगा। ठीक है, मैम एनी फिर डाउट्स?
क्या होता है मैम? फ्रेज बताइए ना मैम, फ्रेज क्या? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज आपका होता है whenever you are using any words, अगर आप किसी वर्ड्स को कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को यूज करते हो, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स अगर आप यूज कर रहे हो, जैसे इट इज आई कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है, इट भी है, इज भी है, आई भी है, ठीक है, एट दी होटल, एट भी है, द भी है, होटल भी है, ठीक है, टू द मार्केट, ठीक है, टू भी है, द भी है, मार्केट भी है, ठीक है, फ्रॉम ही केम फ्रॉम बिहाइंड, तो फ्रॉम बिहाइंड आपका वो फ्रेज हो गया। मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड होते हैं जो आपका सेंटेंस में मीनिंग कंप्लीट करने के लिए लगते हैं, ठीक है। फ्रेज आपका, फ्रेज और क्लॉज दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि फ्रेज और क्लॉज दोनों ही सेंटेंस आधे आधे, यानी कि टू द मार्केट अगर मैं बोलूं तो मार्केट जा रहा है, या फिर मार्केट के लिए बोला जा रहा है, टू द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटेंस जो है वो आधा है, इसके आगे मैं जोड़ दूं कि रीता वॉज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, श्याम वॉज गोइंग टू द मार्केट, श्याम इज गोइंग टू द मार्केट, ठीक है, श्याम गोज टू द मार्केट, इसके आगे मैं कुछ भी जोड़ सकती हूँ, लेकिन टू द मार्केट हमारा फ्रेज हो गया, उसको हमने साथ में एक साथ रख लिया, ठीक है। तो इस तरह के जो फ्रेज होते हैं, इस तरह के कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनको एक साथ रखने से आधा मीनिंग हो रहा है, सेंटेंस का आधा मीनिंग पता चल रहा है, और उसको हमने किसी भी सेंटेंस के साथ जोड़ दिया तो वो सेम मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है, सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा है, कह सकते हो। जैसे सीता इज गोइंग टू द मार्केट, मतलब वो मार्केट जा रही है, सीता वॉज गोइंग टू द मार्केट, वो जा रही थी, ठीक है, सीता वेंट टू द मार्केट, वो मार्केट चली गई या जा चुकी है, ठीक है। तो इस तरह का आपका फ्रेज जो होता है, टू द मार्केट वाला, एट दी होटल वाला, ठीक है, फार फ्रॉम बिहाइंड हो गया, ये सारे फ्रेजेस होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो आप आधे मीनिंग उसके अंदर होते हैं, और वो आप कुछ भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में जोड़कर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाकर सेंटेंस कंप्लीट कर सकते हो। फ्रेज और क्लॉज में यही डिफरेंस है कि फ्रेज में कभी भी सब्जेक्ट नहीं रहता, फ्रेज में कभी भी किसी पर्सन का नाम नहीं रहेगा, फ्रेज में कभी भी प्रोनाउंस नहीं रहेंगे, ठीक है। प्रोनाउंस नहीं रहने का मतलब है, प्रोनाउंस मतलब यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन स्पेसिफिकली कभी नहीं रहता है। फ्रेजेस में आपका क्या क्या चीजें आती हैं? फ्रेजेस में आपका फ्रेजेस में मतलब स्पेसिफिकली सब्जेक्ट, मतलब जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो नहीं आता है स्पेसिफिकली, ठीक है, फ्रेजेस में। क्लॉजेस में आ सकता है, क्लॉजेस में आपका पर्सन आ सकता है, शी ही इट, पर्सन का नाम, इस तरह का क्लॉज बन सकता है। लेकिन फ्रेजेस में आपका स्पेसिफिकली जो होता है प्रोनाउन, मतलब नाउन या फिर सब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। नाउन प्रोनाउन आ सकता है, पर्सनल प्रोनाउन बहुत कम आता है, लेकिन सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो नहीं आता है, ठीक है। अब क्योंकि वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो होते हैं ना, वो स्पेसिफिकली आपके यूज ही किए जाते हैं आपको इस चीज के लिए, मतलब हर एक सेंटेंस में जुड़ जाए। जैसे यहाँ पर देखो, इट इज जो है वो इट इज, इट वाज, ये सारे फ्रेजेस जो हैं ये सारे जगह यूज हो रहे हैं, ठीक है। इट इज हो गया, इट इज हो गया, इट इज हो गया, इट इज, इट हैव टू गो, इज टू बी ब्लेम, ये भी फ्रेजेस है, ठीक है। फ्रेज कुछ भी हो सकता है, बस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए जिसका आधा मीनिंग आपको पता चल रहा है। कुछ भी मीनिंग अगर उससे बन रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ भी जोड़ दो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर हु हैव अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर हु हैव का मीनिंग पूरा नहीं हो रहा है, या फिर ऑलवेज टू हो गया, इसका कोई कॉम्बिनेशन में मीनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल एवर, इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जिसका मीनिंग थोड़ा बहुत पता चले और कोई भी कॉम्बिनेशन, ठीक है, फॉर एवर आफ्टर, ठीक है, या फिर हैप्पीली एवर आफ्टर, ये फ्रेजेस हुए, ठीक है। इसको आप किसी के भी साथ जोड़ सकते हो सेंटेंसेस बनाने के लिए, राइट। हैप्पीली एवर आफ्टर हो गया, ये आपके लव स्टोरीज में बहुत सारे यूज होते हैं, या फिर आपका हो गया कि कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो हमेशा यूज होते हैं, फॉरएवर जो हो गया, फॉरएवर आपका बहुत सारे वर्ड्स में यूज होता है, वो भी एक तरह का फ्रेज ही हो गया, ठीक है। कॉम्बिनेशन मतलब कुछ भी मतलब बताना चाहिए कुछ, ठीक है। ऑलवेज एंड एवर, ऑलवेज एंड फॉरएवर, ये भी एक फ्रेज है,
ठीक है, ऑलवेज एंड फॉरएवर, हमेशा के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो फ्रेजेस आप सेंटेंस में जोड़कर कुछ मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। स्पेसिफिक मीनिंग कन्वे करने के लिए सेंटेंस में जोड़ना होगा और कुछ मीनिंग उनके पास ऑलरेडी रहता है, ठीक है। Okay, if you have any doubt, you can ask me. Otherwise, I'm taking your attendance now. No, ma'am. I have not. नहीं है डाउट तो ठीक है, अच्छी बात है। चलिए, आपका यहाँ पर जो भी प्रोनाउंस मैं पढ़ा रही हूँ, इसका रूल्स तो अभी बाकी बहुत सारा नहीं है, इसके लिए माइक म्यूट कर जाएगा। यस, आपका जो यहाँ पर रूल है प्रोनाउन का वो बहुत ज्यादा तो नहीं है, बट होपफुली कि जल्दी खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 444 और 445 नहीं लिखा हुआ है डिस्प्ले में। एक स्टूडेंट है, और कोई है? नहीं, कोई एक ही स्टूडेंट है। कौन है ये? यस, सूरज कुमार। बच्चे 445 में हैं या 444 में हैं? मैम 444 444 में। ओके, लेट मी जस्ट टेक दिस देन। यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ ताकि मेरे पास रिकॉर्ड में रहे, ठीक है। अरे सॉरी, 444 था ना। चलो ठीक है, लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास। इसके बाद हम लोग और डिस्कस करेंगे। इसमें भी अगर कोई स्पेसिफिक डाउट है रूल नंबर 8 में भी, तो उसको नोट डाउन करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग फर्दर डिस्कशन करेंगे। ऑलराइट? Okay. Yes, ma'am.